हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। कल मैंने अपनी लाइव क्लासेस में आप लोगों से कहा था कि फ़िलहाल हम पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस को लाइव को रोक रहे हैं क्योंकि 3 तारीख को पहले इंग्लिश का टर्म 1 है। कल मैंने आप लोगों से अपनी लाइव क्लास में कहा था कि मैं अब 3 तारीख तक, दैट मीन्स 2 दिसंबर तक हम अपनी अगली वीडियोस जो है इंग्लिश से रिलेटेड लाएंगे, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टर्म 1 के लिए इंग्लिश को कवर कर सकें उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ में आज टर्म 1 के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और इसकी पूरी कंप्लीट हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा चैप्टर की, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर MCQ आता है तो आप उसे ईजिली कर सकें। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं वापस अपने पॉइंट की, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब अगला पेपर, सबसे पहला पेपर जो है 12th का, वो इंग्लिश का होने जा रहा है, जिसमें टर्म 1 के अंदर लिटरेचर से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से 2 चैप्टर्स के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन और दूसरा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग। बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, स्टोरी भी अच्छी है, इजीली आप इसे अपने माइंड के अंदर बिठा कर रख सकते हैं, और अगर स्टोरी समझ में आ जाए तो फिर मैं समझता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, और पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएंगे इस चैप्टरों का कि इस कहानियों के अंदर क्या क्या है, इन 2 चैप्टरों के अंदर किन किन बातों को मेंशन किया गया है, स्टोरी क्या है और ये हमें मोरल लेसन क्या देते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द टर्म 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे भी इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है जिसे हम आसानी से अपने माइंड पे बिठा सकते हैं। तो द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है इसमें 2 सेंट्रल कैरेक्टर हैं, एक फ्रेंच जो कि एक छोटा बच्चा है और दूसरे एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं। एम हेमल एक स्कूल में टीचर हैं जो अल्सास एंड लॉरेंस का स्कूल है, जैसे कि कई स्कूल होते हैं जिनकी कई ब्रांचेस होती है, उस तरह का एक स्कूल है, उस स्कूल के वो टीचर हैं। लास्ट 40 ईयर से वो उस स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, पिछले 40 साल से वो एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज का स्कूल है। अच्छा, इसकी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दुनिया के अंदर, तो उस समय जो है क्या होता था कि पहले कोई कंट्री फ्रांस के कब्जे में है, लेकिन वॉर हुआ, बाद में उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया, उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ना केवल वहाँ के लोगों पे इसका असर पड़ता था डियर स्टूडेंट्स, बल्कि उसका असर जो है वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों पर पड़ता था। इसी चीज़ को इसमें भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। इस कहानी के अंदर 2 सेंट्रल कैरेक्टर हैं, एक एम हेमल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और दूसरा फ्रेंच जो कि उनका स्टूडेंट है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है मॉर्निंग में, कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उसे पार्टिसिपल याद करके लाने के लिए दिया था एम हेमल ने, जो कि वो याद नहीं कर पाया। उसे उसके टीचर ने, एम हेमल ने, पार्टिसिपल याद करके लाने के लिए कहा था, जो कि वो याद नहीं कर पाया डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए वो कंफ्यूजन में था कि वेदर ही वुड गो स्कूल और नॉट, कि वो स्कूल जाए या ना जाए। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मैं स्कूल गया तो डांट पड़ेगी स्कूल के अंदर, वहां पर एम हेमल जो है डांटेंगे, मारेंगे। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना आज जो है बाहर टाइम पास करके स्कूल को गोल किया जाए। जैसे कई बार बच्चों के मन में आता है कि भाई आज स्कूल जाने का मन नहीं है, टाइम पास कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, बाहर घूम कर आते हैं। कुछ इस तरह का माइंड मेकअप जो है होता है फ्रेंच का, और फ्रेंच ये सोचता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, आज बाहर ही टाइम पास करके वापस घर आ जाएगा। वो तैयार होकर
बैग वगैरह लेकर चलता है, बाहर जब जाता है तो उसे बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अजीब सी चीज़ें उसे देखने को मिलती है वहाँ पर कहीं उसे टीना ठोकने की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं पर नए जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा है। तो ये सभी चीज़ें उसको जो है अनकंफर्टेबल करती हैं, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो उसके मन में ये बात आती है कि इससे अच्छा तो स्कूल चला जाता, थोड़ी देर के लिए तो डांट पड़ती, बाकी का टाइम जो है फ्रेंड्स के साथ अच्छा बीतता। ये सोचकर वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं स्कूल जाऊंगा। क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि उसने पहले ही जो है काफ़ी देर कर दी है, तो इसलिए अब वो और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाने लगता है। जब वो मार्केट रोड पे पहुंचता है तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। बुलेटिन बोर्ड ये उस टाइम की कहानी है जिस समय आई थिंक न्यूज़पेपर वगैरह नहीं छपते होंगे, और उस टाइम जो है उसमें जब भी कोई खबर आती थी किसी एरिया के अंदर तो उसे उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिख दिया जाता था। तो फ्रेंच देखता है, रियलाइज करता है, ही रियलाइज दैट सो मैनी पीपल वर गैदर्ड देयर वाज समथिंग रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड दे वर ट्राइंग टू रीड इट। देयर वर लॉट्स ऑफ क्राउड देयर नियर द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी लेट हो चुका है स्कूल के लिए, तो वो जो है वहाँ से सीधे स्कूल जाने लगता है। वैसे भी उसके माइंड में एक बात आती है कि आज तक इस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कोई भी अच्छी खबर नहीं छपी है, हमेशा इस पे जो है कोई ना कोई बुरी खबर ही छपती है, तो होगी कोई बुरी खबर। ये सोचकर वो वहाँ रुकता नहीं है, वहाँ से आगे सीधे सीधे स्कूल के लिए चलने लगता है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक लोहार होता है, यानी ब्लैक स्मिथ, वो उसको आवाज़ भी देता है। वो उससे कहता है कि भाई सुनो, फ्रेंच कहाँ जा रहा है, सुन तो सही, बात तो सुन। लेकिन वो वहां पर उसकी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है और वो ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता स्कूल के लिए, इसलिए वो वहां से तेजी से जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल लेता है। अच्छा, अब वहां से वो जो मार्केट रोड है उससे वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है। उसके स्कूल के गेट पर जब पहुंचता है तो ही वॉज सरप्राइज्ड। he realized something unconditional that day near the school, outside the school। बहुत सारी चीज़ें उसे अजीबोगरीब दिखाई देती हैं उस दिन स्कूल के बारे में। क्या चीज़ें अलग होती हैं उस दिन? सबसे पहले नंबर पर कि जब वो स्कूल जाया करता था तो वहाँ पर खूब शोर शराबा होता था बच्चों का। यहाँ से पॉइंट याद रखने लायक है, डियर स्टूडेंट, से पूछा जा सकता है 1 मार्क में। जब भी कभी डेली वो स्कूल पहुँचता था तो उसे काफ़ी शोर शराबा सुनने को मिलता था वहाँ पर बच्चों का, लेकिन दैट डे देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑल अराउंड। वहाँ पर चारों तरफ जो है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल शांति है स्कूल के बाहर तक, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो था, जो उसको अजीब लग रहा था, वो ये था कि रोज उसे डेस्कों के ओपन और क्लोज होने की आवाज़ें आती थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लासेस के अंदर, आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा कि हमारी जो फेवरेट डेस्क होती है वो चाहे कहीं भी एक्सचेंज हो जाए, हम उठा के उसे अपनी जगह लाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो क्योंकि एक ही शिफ्ट में स्कूल होता है, सुबह का ही होता है, तो डेस्क चेंज नहीं होते मोस्टली। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने देखा है कि जब हम जो डेस्क अपने डेस्क पे नाम लिख कर रखा करते थे, और अगर सुबह की शिफ्ट में किसी ने उसको हिला भी दिया इधर से उधर, तो हम दोपहर में फिर उसको जो है अपनी जगह लाते थे, खींच तान कर दूसरे डेस्कों को हटाकर। तो वो आवाज़ें डेस्कों के खुलने हटने की जो है रोज आती थी उस स्कूल में जब वो जाता था तो। लेकिन उस दिन जो है वो डेस्कों की आवाज़ें भी नहीं आ रही है। इवन द बर्ड्स वर ऑल्सो नॉट चिर्पिंग इन लाउड साउंड। यहाँ तक कि चिड़ियाएँ जो हैं वो भी जोर की आवाज़ में नहीं चहचहा रही थी, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था बिल्कुल। तो फ्रेंच के मन में बच्चों ये बात आती है कि कहीं मैं संडे के दिन स्कूल तो नहीं आ गया, कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं संडे के दिन स्कूल तो नहीं आ गया, आज स्कूल बंद तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि मैं दूसरे दिन आ गया आज स्कूल। तो इसी बात को, लेकिन फिर क्या होता है कि वो हिम्मत करके थोड़ा सा अंदर जाता है। अंदर जाता है तो वो देखता है कि बच्चे जो है अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं और एमएमएल हाथ में डंडा लिए हुए क्लास के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तब उसे रियलाइज होता है कि नहीं, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन कुछ और बात है जिस रीजन से इतनी शांति है, ये उसे रियलाइज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा, अगर टीवी के ऊपर आता था पहले एक ऐड, कि एक स्टूडेंट जो है क्लास से बाहर सीधे सीधे निकलता है, तो सीधे घुसने की कोशिश करता है, तो टीचर्स को कहता है अब आ रहे हो, गेट आउट।
लेकिन वो उल्टा घुसने की कोशिश करता है ऐसे करके, तो उसका टीचर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। तो इसी तरीके से रोज तो जब शोर शराबा होता था तो उसमें फ्रेंच जो है इजीली क्लास में घुस जाता था चुपचाप अंदर पीछे से, और पता भी नहीं लग पाता था एमएमएल को कि कब आकर वो बैठ गया। लेकिन आज तो चलने की भी आहट आ रही है, उसके पैरों की आवाजें आ रही हैं चलते हुए, क्योंकि बिल्कुल साइलेंस के अंदर अगर कोई हिलेगा भी चलेगा भी तो चलने की आवाज भी आती है। तो इसीलिए उसके लिए बड़ी दिक्कत है कि वो चुपचाप तो नहीं घुस सकता। तो बड़ी हिम्मत करके गेट के पास पहुंचता है, क्लास के गेट के पास पहुंचता है तो उसके सरप्राइज और बढ़ जाते हैं। कैसे? तो उस दिन जो है एमएमएल उससे कहते हैं, अरे बेटा फ्रेंच, तुम कहाँ रह गए थे, जल्दी आओ। जबकि अदर डे जब वो लेट आता था तो रोज जो है उसे डांट पड़ती थी, कई बातें सुनने को मिलती थी और कभी कभी पिटाई की नौबत भी आ जाती थी। तो वो मन ही मन सोचता है अपने कि अरे ये बुढ़ा सुधर गया, आज कैसे ये डांट नहीं रहे, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि फ्रेंच बेटा फ्रेंच कहाँ रह गया था, जल्दी आओ। तो वो भी खैर इतना दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या क्यों ऐसी कंडीशन है, ये उसको पता नहीं है वहां पर। तो वो क्या करता है कि वहां से अंदर अपनी क्लास में जाकर उछलते कूदते हुए अपनी डेस्क पर बैठ जाता है जहां वो बैठा करता था पीछे। लेकिन क्लास के अंदर बैठने के बाद भी डियर स्टूडेंट्स उसकी सरप्राइजेस खत्म नहीं होती। ये पॉइंट नोट करने लायक है, ये कहानी ध्यान से सुनने लायक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर इसके एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपने स्टोरी को माइंड में बिठा लिया तो कोई सा भी एमसीक्यू पूछा जाए तो आपको स्टोरी अगर पता होगी तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब वो क्लास में जाकर बैठता है तो देखता है कि अदर डे में तो उसके पीछे की जो डेस्कें थी वो खाली रहा करती थी। जिस डेस्क पे वो बैठता था उसके ठीक पीछे की सभी डेस्कें खाली होती थी, क्योंकि ज़्यादातर लेट आता था तो पीछे बैठता था, पीछे बैठता था तो सारी डेस्कें खाली रहती थी। लेकिन आज वो सरप्राइज है कि उन डेस्कों पर फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मुखिया जो है गांव का, वो पोस्टमैन, बूढ़े बुजुर्ग लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में कायदा है। कायदा मीन्स ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फ्रेंच लैंग्वेज का जो कहते हैं हम जिसे, वो सभी के पास में है। वो मन ही मन हंसता है। क्या हंसता है? वो ये सोचता है कि हम लोग तो डांट सुनते ही हैं रोज फ्रेंच एमएमएल सर से, रोज हमें तो डांट पड़ती है, हमें तो मार पड़ती है। इन बुढ़े लोगों को बुढ़ापे में मार खाने की क्या जरूरत पड़ गई, इन बुढ़े लोगों को बुढ़ापे में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई अब। तो वो बच्चा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके मन में ये ख्याल अपने मन में आता है। लेकिन क्लास के अंदर भी जो है उसके सरप्राइजेस इसलिए खत्म नहीं हो रहे। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि बहुत सारे जो है ओल्ड एज पीपल जो है वो बैठे हुए हैं डेस्कों के पीछे, यानी क्लासरूम के अंदर। दूसरा जो चीज वो नोटिस करता है वो ये नोटिस करता है कि उस दिन जो है एमएमएल ने अपना कोट, टोपी, ये सब चीजें पहनी हुई है। स्पेशल ड्रेस जो होती थी उनकी, वो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है जो कि वो स्पेशल ओकेजन में ही पहना करते थे। कब कब पहना करते थे? कि जब या तो स्कूल के अंदर कहीं से कोई बाहर से इंस्पेक्शन पर आ रहा हो, या फिर स्कूल का जब एनुअल डे हुआ करता था या कोई फंक्शन होता था, उन्हीं फंक्शनों के दौरान वो ड्रेस वो पहना करते थे। लेकिन आज एमएमएल ने वो ड्रेस पहनी हुई है। और उसके बाद क्या होता है कि वो डंडा लेकर एमएमएल इधर से उधर घूम रहे हैं। ये सरप्राइजेस उसे अजीब लग रहे हैं कि आज इन्होंने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है, आज ये बुजुर्ग लोग जो हैं क्यों क्लास के अंदर आए हुए हैं। ये सारी बातें उसके अंदर चली रही होती है कि इतने में एमएमएल जो है बोलना शुरू करते हैं कि बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन which announced that it would be the last lecture of French language in that school. From tomorrow there would be no French language, there would be German language will be taught in the school. यानी वो बताते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है जिसके अनुसार कल से यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसीलिए ये उनका आखिरी लेक्चर है और वो अपने इस आखिरी लेक्चर को, अपने आखिरी लेक्चर को लास्ट लेसन, लास्ट क्लास, लास्ट सबक बनाना चाहते हैं, यानी स्पेशल बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है वो सभी का सहयोग मांगते हैं। तो जब वो ये बात कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जो जिसके अकॉर्डिंग जो है कल से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो सभी बच्चों को, फ्रेंच को ये रियलाइज होता है, मन ही मन में वो सोचता, खुश होता है। शुरू में वो खुश होता है कि चलो बवाल कटा। क्या बवाल कटा?
कि कल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंच लैंग्वेज। यानी ये जो रोज डांट मार पड़ती थी सर की, उससे बचने का मौका मिल गया। बढ़िया हुआ, आज तक कुछ समझ में तो आया नहीं क्या पढ़ा है इन्होंने। आज तक इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो समझ में तो आया नहीं। अच्छा हुआ इनसे पीछा छूटा। कल से जो है इनकी अब ये क्लास, बोरिंग क्लास जो है लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। फ्री होंगे हम, जर्मन लैंग्वेज के टीचर आएंगे, अलग तरह का मजा होगा, नए टीचर के साथ नए उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये बातें वो मन में सोच रहा था। लेकिन एमएमएल जो अपनी बात को पूरा करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये मेरी आखिरी क्लास है आज फ्रेंच लैंग्वेज की इस स्कूल के अंदर आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से सुने और अच्छे तरीके से समझें। तो इसके साथ ही एमएमएल क्या करते हैं, एक नोटबुक टाइप की सभी को बांटते हैं, सभी डेस्क पर होती है वो, उस पर फ्रांस का झंडा चिपका हुआ होता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे फ्रांस का झंडा पूरी क्लास के अंदर लहरा रहा हो। फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं एमएमएल। वहां से जब एमएमएल पढ़ाना शुरू करते हैं तो ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सभी सब्जेक्टों के बारे में वो धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं। उस दिन वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और इतने स्मूथली पढ़ाते हैं, इतने अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं कि सब कुछ जो है समझ में आ रहा होता है। और फ्रेंच जो कि थोड़ी देर पहले खुश था कि अच्छा है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर बदल रहा है और कल से जो है दूसरे टीचर आएंगे, ये सोचकर जो फ्रेंच खुश था वो अचानक जो है मन ही मन दुखी हो जाता है। अब उसे वो एमएमएल को छोड़ना नहीं चाहता, बच्चा है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बच्चे का मन लगातार बदलता है छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर। तो उसके मन में यही बात आती है कि भाई ये क्यों जा रहे हैं, इनको जाना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है, ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे होते हैं छत के ऊपर क्लासरूम के अंदर ही, तो वो उनकी तरफ देख के सोचता है अपने मन में कि ये हमें तो जबरदस्ती जर्मन भाषा पढ़ा देंगे, क्या इन कबूतरों को भी जबरदस्ती जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। ये उसके मन का गुस्सा है जो उसके प्रति वो दिखाता है। तो उसके बाद एमएमएल पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते हैं सभी चीज़ों के बारे में। फिर वो पार्टिसिपल के ऊपर आते हैं। फिर वो फ्रेंच से पूछते हैं कि बेटा फ्रेंच, कल मैंने आपको पार्टिसिपल याद करके लाने के लिए कहा था, याद हो गया? तो फ्रेंच ये सोचता है क्योंकि गुरुजी आज जो है अच्छे मूड में है, कुछ कहने के तो है नहीं, झूठ बोल देता हूँ, याद है? वो कह देता हाँ सर याद है। तो एमएमएल उसको कहते हैं चलो याद है तो सुनाओ। जब वो उससे सुनाने के लिए कहते हैं तो याद तो होता नहीं, उसे है पे टी करना शुरू कर देता है। तो एमएमएल कहते हैं कि बेटा तेरी गलती नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे मम्मी पापा जो है, तेरे फादर जो है तुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि तू किसी फैक्ट्री में काम करे या खेत में उनके साथ काम करे ताकि घर में थोड़ी सी अर्निंग हो। लेकिन गलती मैं उनकी भी नहीं देता, गलती मैं अपनी भी मानता हूं। एमएमएल ये भी कहते हैं, एमएमएल कहते हैं कि उनकी ही अकेले गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। क्या गलती है? कि मैंने कई बार अपने कामों के लिए तुम लोगों को गार्डनिंग के काम में लगाया, दूसरे कामों में लगाया, और कई बार मुझे फिशरीज के लिए जाना पड़ता था, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, तब भी मैंने छुट्टियां की। लेकिन वो कहते हैं फिर भी हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर ये पॉइंट टू बी नोटेड, यानी यहां पर ये पॉइंट याद रखने लायक है डियर स्टूडेंट्स, कि उन्होंने जो बात कही, क्या बात कही? फ्रेंच, ऑल द पीपल मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मदर टंग। हर आदमी को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। विदाउट द नॉलेज ऑफ मदर टंग अ मैन इज इम्परफेक्ट, यानी अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बगैर कोई भी आदमी जो है अधूरा माना जाता है। वो कहते हैं द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फ्रांसीसी भाषा जो है विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है। एंड आई प्राउड टू बी अ फ्रेंचमैन, और मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं कि मैं एक फ्रांसीसी इंसान हूं, यानी फ्रांस का निवासी हूं। ये उनके रियल पैट्रियोटिक को दर्शाता है कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं, अपने भाषा के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। इस चीज को बताया गया है इसके अंदर कि यानी वो ये कहते हैं कि सभी को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, चाहे किसी की भी कोई भी मातृभाषा हो। हर आदमी को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए और अपने उसके ऊपर जो है गर्व करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं इसमें कि जिन लोगों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है, द पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ देयर मदर टंग, they are like a prisoner who have the key of the lock and they can open the lock anytime, they can release himself anytime। यानी वो जिन लोगों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है, वो लोग एक ऐसे कैदी के समान हैं
जिनके पास अपने ताले की चाबी होती है और वो उस ताले को खोलकर कभी भी अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। यानी इन द सेंस कहने का मतलब क्या है उनका कि एक भाषा होगी, लोगों में यूनिटी होगी, तो मुट्ठी भर अगर जर्मन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर भी लिया और सब लोग अगर एकजुट हो जाएं तो उन मुट्ठी भर जर्मन सैनिकों को भगाने में टाइम नहीं लगेगा। इस सेंस में उन्होंने कहा कि मातृभाषा का ज्ञान अगर होगा लोगों को तो इजीली जो है वो एक ऐसे कैदी के समान है जिनके पास अपने ताले की चाबी है और वो कभी भी उस ताले को खोलकर अपने आप को रिलीज कर सकते हैं, यानी अपने आप को आजाद कर सकते हैं। तो यहां पर उसके बाद जो है वो ये चीजें जब बताते हैं, पिछले 40 साल से वो उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ही वॉज डीपली अटैच्ड विद द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स। वो बहुत ही गहराइयों से जुड़े हुए हैं अपने स्कूल से, स्टूडेंटों से। जितने भी बुजुर्ग हैं वहां पर बैठे हुए पीछे वो फ्रेंच लैंग्वेज का कायदा पलट रहे हैं, रो रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं। और एमएमएल पिछले 40 साल से क्योंकि उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो डीपली अटैच्ड हैं उस स्कूल से, उन बच्चों से। इसलिए वो कभी डेस्कों को देखते हैं, कभी गार्डन की तरफ देखते हैं, कभी बोर्ड की तरफ देखते हैं, कभी बच्चों की तरफ देखते हैं और देखते देखते जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि 40 साल का समय बड़ा ही लंबा समय होता है प्यारे बच्चों। ईंट पत्थरों से भी लोगों को लगाव हो जाता है, तो वो खुद भी इमोशनल होने लगते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि बच्चों के सामने इमोशनल होना ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। और ऊपर से ट्रंक को खींचने की आवाज़ें आ रही हैं, सामान पैक करने की आवाज़ आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी जो सिस्टर है वो सामान पैक कर रही है, क्योंकि उन्हें वो देश छोड़कर जाना था, वो स्कूल छोड़कर जाना था बाहर। तो वो तैयारियां चल रही है उनकी जाने की। तो वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, उस पर लिखते हैं विविडा फ्रेंच, विविडा फ्रेंच लिखते हैं और उसके बाद जो है हाथ से पीछे से इशारा करते हैं, पीछे घूमकर, कि अब जो है क्लास ओवर हो गई है, आप लोग जो है घर जा सकते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं समझता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी बहुत इजी मेथड में समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में नहीं आई हो, वैसे मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करने की कोशिश की है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स बीच के रह गए हों, लेकिन जितने भी मेन कंटेंट हैं, जो चीजें हमें याद रखने लायक है हमारे लिए, मैंने उन सभी कंटेंट को इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर कुछ छूट गया हो वो भी आप देख लें, एक बार रिवाइज कर लें उसको भी बुक से। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को याद रखते हैं इसी प्लेटफॉर्म के तौर पर, यानी इसी तरीके से, तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर से अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा मैं एक बात और फिर से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज एंड प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, बेल आइकन को दबाकर करें, ताकि इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके, आगे आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपके माध्यम से लाइक और शेयर के साथ उन लोगों तक भी मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि उन लोगों को भी इन एग्जाम्स के अंदर फायदा पहुंच सके। आप मेरी तरफ से ये अपील है कि आप कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं वहां तक आप इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये था हमारा पहला चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने बात की द लास्ट लेसन की। नाम ही लास्ट लेसन है जबकि चैप्टर पहला है। तो लास्ट लेसन के अंदर हमने जो चीजें बताई इसको आप ध्यान से समझेंगे। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं कल की क्लास में उसके बारे में आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। तो आज अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि थर्ड से पहले एक बार पूरा रिवाइज कराना है। कई चैप्टर्स है, उसके साथ साथ बी सेक्शन भी है, उसके साथ साथ और भी पोएट्री सेक्शन भी हमारा लिटरेचर के अंदर ही, तो काफी कुछ कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर डियर स्टूडेंट्स, और दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा द लॉस्ट स्प्रिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी। इस चैप्टर के अंदर द लॉस्ट स्प्रिंग में 2 पार्ट्स हैं। कई राइटर्स ऐसे होते हैं जो राइटर घूमते फिरते जिन्हें जहां भी जो अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं वो उनको लिखते चलते हैं और बाद में उसको एक स्टोरी का रूप दे देते हैं। ठीक ऐसी ही ये स्टोरी है जिसमें राइटर ने
अपने जो उनके साथ बीती, जो चीजें उन्होंने देखी, उन चीजों के बारे में उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर दो पार्ट हैं, एक स्टोरी जो है सीमापुरी की है और दूसरी स्टोरी जो है मुकेश की है। एक साहिब आलम, एक का सेंट्रल कैरेक्टर, और दूसरे का सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो मुकेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को पहले पार्ट से, साहिब आलम से। यानी पहली स्टोरी जो है वो उसमें नरेटर कहती है कि एक बार मैं दिल्ली घूमने के लिए गई, और दिल्ली घूमने के लिए गई तो वहां पर एक दूर दराज के इलाके में कुछ दिनों के लिए रुकी, वो उसका नाम जो है सीमापुरी था। एक दिन नरेटर कहती है कि वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो कूड़े के ढेर को फैला रहा है। जो गार्बेज डंप होता है उसको वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एक सिक्का मिल गया उसके अंदर। अब वो उसके पूरे कूड़े को फैला के कोशिश कर रहा है ये देखने की कि शायद उसे और सिक्के भी मिल जाए। तो नरेटर उसको देखती है तो उसको अपने पास बुलाती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लेखिका को कहता है, नरेटर को कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है, साहिब आलम है। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है, क्या तुम साहिब आलम का मतलब जानते हो? तो कहता है हाँ, माँ कहती है कि राजा महाराजा, यानी राजा महाराजाओं की इधर है। तो लेखिका उससे फिर पूछती है, राइटर उससे पूछती है कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो वो कहता है कि क्योंकि हमारे एरिया में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो नरेटर उससे पूछती है कि अगर स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे? तो कहता हाँ, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। फिर क्या होता है कि वो वहां से इतना कहकर चला जाता है। नरेटर अपने आप में एक्सप्लेन करती है उस जगह के बारे में। लेखिका कहती है कि यहाँ पर सीमापुरी में जो है लगभग 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। ये लोग जो है ढाका बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर भी कि 71 में जब वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसका रीजन तो जो था वो बांग्लादेश को आज़ाद कराना ही था। पहले पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। आप भी कहेंगे कि इंग्लिश से फिर वापस पॉलिटिकल पर आ गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि जिस समय ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान बटा हुआ था, तो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ कि वो उनके साथ पार्शलिटी कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने 71 में उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जब उनको सताया जा रहा था तो लगभग 80 लाख लोग जो हैं वो बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गए थे मदद मांगने के लिए। तो वो जो 80 लाख लोग आए थे उनको शरणार्थी कहा जाता है, रिफ्यूजी कहा जाता है। वो लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में चारों तरफ फैल गए थे। उन्हीं में से 10,000 लोग जिसके बारे में नरेटर बात कर रही है उनके बारे में बता रही कि अबाउट 10,000 पीपल लिव इन सीमापुरी। दे हैव कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। ये दयनीय जीवन बिता रहे हैं। दे आर इन द वर्क ऑफ गार्बेज पिकिंग। ये लोग कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए हैं। दे हैव नो वाटर एंड पावर सप्लाई। इनके पास पानी और बिजली की सप्लाई नहीं है, लेकिन दे हैव देयर नेम इन वोटर लिस्ट एंड दे हैव द राशन कार्ड्स। लेकिन इन सभी के राशन कार्ड भी बने हुए हैं और इन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में डला हुआ है। तो और ये लोग जो है गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं, मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी जो है इनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये सारी चीजें जो है नरेटर बताती है। अगले दिन लेखिका फिर कहती है कि वो देखती है कि कुछ बच्चे जो है वो नंगे पैर दौड़ रहे हैं। साहिब आलम भी उसमें से एक है। तो उनको फिर से बुलाती है। उनमें से एक बच्चे से पूछती है कि भाई तुम चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते? तो वो कहता है कि मम्मी जो है उतार के नहीं देती, अलमारी के ऊपर रखी हुई है। तो दूसरा बच्चा कहता है इसकी मम्मी उतार कर दे भी देगी तो क्या हुआ, ये पहनेगा ही नहीं, फिर भी पहनता ही नहीं है। ये कहकर वो सारे बच्चे जो है वहां से भागकर चले जाते हैं। लेखिका ये कंक्लूड करती है, शी कंक्लूडेड दैट इट इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी टू मूव बेयरफुटेड। यानी ये सीमापुरी के लोगों की कल्चर ट्रेडिशन है, यानी ये सीमापुरी के लोगों का की संस्कृति है, सभ्यता है, बिना जूते चप्पल के घूमना। यानी अगर उनके पास है भी तो भी नहीं पहनते वो। कहने का मतलब ये उसका कंक्लूजन निकलता है। कुछ समय के बाद लेखिका की मुलाकात, नरेटर की मुलाकात एक बार फिर से साहिब आलम से होती है। वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर मिलता है। उसके पैर में इस बार एक नया जूता है। उस जूते में हल्का सा सुराग है, होल है। इससे पहले कि नरेटर उससे उस जूते के बारे में पूछे, वो खुद जो है बताता है कि मुझे जो है ये एक कूड़े के ढेर में मिला, क्योंकि किसी अमीर आदमी के बच्चे ने इसे पहनने से मना कर दिया क्योंकि इसमें हल्का होल था, लेकिन मेरे लिए तो ये नया है। तो लेखिका उससे कहती है कि तुम्हें टेनिस खेलना अच्छा लगता है क्या? तो कहता है कि खेलना क्या, देखना भी अच्छा नहीं लगता।
मैं तो यहाँ पर इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ का जो वॉचमैन है बहुत अच्छा है, देख रेख करने वाला जो है। जब अंदर कोई नहीं होता तो हमें अंदर जाने देता है, झूलने देता है, खेलने देता है, हम इसलिए आते हैं। फिर वो नरेटर से एक बड़ी अच्छी बात पूछता है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने लायक है। वो लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया जो आप कह रहे थे? तो लेखिका उससे कहती है नहीं अभी नहीं हुआ, टाइम लगेगा। जब वो चला जाता है तो लेखिका अपने मन में ये सोचती है कि promises made to the poor are sometimes cannot be kept because sometimes we have lack of money and sometimes we have lack of time। यानी कभी कभी गरीबों से किए गए वादे जो हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पास समय का अभाव होता है और कभी कभी हमारे पास पैसों का अभाव होता है। तो उसके बाद लेखिका को एक स्टोरी भी याद आती है उस जूते से संबंधित। वो मन में याद करती है कि कभी उसने सुना था, पढ़ा था कि एक गांव था, गांव के अंदर एक मंदिर था, मंदिर के अंदर एक पुजारी था, पुजारी का एक बेटा था जो रोज मंदिर के पास से होकर गुजरता था स्कूल जब जाता था तो, और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके पास जूते नहीं थे। तो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी नए जूते दे दो। रोज प्रार्थना करता था जब भी वो मंदिर के सामने से गुजरता था। फिर समय बीतता गया, समय बीतते बीतते क्या हुआ कि वो जो पुजारी था वो उसका जो बेटा था वो पुजारी बना। अब उसका बेटा था, उसको नए जूते मिले थे स्कूल जाने के लिए, तो वो भी रोज मंदिर के सामने से गुजरता था। तो वो रोज प्रार्थना करता था हे भगवान मुझे जो है नए जूते मिले हैं ये मुझसे टूटे ना, मुझसे अलग ना हो, ये जूते हमेशा मेरे साथ रहें। तो यानी लेखिका ये कहती है कि आदमी की जो जरूरतें हैं वो कभी खत्म नहीं होती, यानी आदमी की आवश्यकताएं अनंत हैं। अब मैं इको पे आ जाता हूं थोड़ा सा, यानी पहले पॉलिटिकल पे तो पहुंच ही गए थे इसी चैप्टर में, अब थोड़ी सी बात इको की भी कर लेते हैं कि आदमी की जरूरतें जो है असंख्य है, अनलिमिटेड है, जबकि पूर्ति के साधन जो है लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच उसे सोचना पड़ता है कि किन की पूर्ति पहले करे और किन की बाद में करे। यानी शॉर्ट में आ जाते हैं, इको की तरफ नहीं जाते, चैप्टर को पूरा करते, इंग्लिश का पेपर है पहले। तो कहने का मतलब लेखिका का यह है कि जब आदमी को एक चीज मिल जाती है तो उसकी दूसरी ख्वाहिश जाग जाती है, यानी उसकी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती, वो जरूरतें लगातार बनी रहती हैं और आगे भी चलती रहती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों वो ये बात अपने मन में एक बार सोचती है। खैर समय बीतता जाता है, कुछ समय के बाद नरेटर की मुलाकात एक बार फिर से होती है साहिब आलम से। इस बार उसके पास कूड़े का थैला नहीं है, इस बार उसके हाथ में जो है एक दूध की केन है, मिल्क केन है। अब इससे पहले कि नरेटर उससे कुछ पूछे वो खुद ही बताता है कि अब मैं कूड़ा बीनने का काम नहीं करता, अब मैं वो दूर चाय की दुकान पे काम करता हूं। तो लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम खुश हो उस चाय की दुकान पे काम करके? तो वो कोई जवाब नहीं देता डियर स्टूडेंट्स। बच्चों वो कोई जवाब नहीं देता। आप लोग मुझे बताएं कि वो खुश है या नहीं, होगा या नहीं होगा? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? आप चैट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें इसे कि वो बच्चा जब नरेटर से पूछती है कि क्या वो खुश है चाय की दुकान पर काम करके कूड़ा बीनने की बजाय, पहले वो थैला लेके घूमता था, आज उसके हाथ में दूध की कैन है, क्या वो खुश है? ये उससे पूछती है। तो वो कहता है कि भाई वो कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि नरेटर को क्या लग रहा है कि क्या वो खुश है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, किस कारण से? अगर नहीं है तो क्यों है? तो चलिए आप लोग चैट बॉक्स में लिखना, तब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं जो नरेटर सोचती है। लेखिका ये कंक्लूड करती है कि वो खुश नहीं है उस चाय की दुकान पे काम करके। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने मर्जी का मालिक था। सबसे पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि उसके कूड़े का थैला जो है वो हल्का होता था उसके दूध की कैन के मुकाबले। उसे लेकर वो पूरी दिल्ली घुमाता था, जहां मर्जी चाहे वहां चला जाता था, पहला पॉइंट। दूसरा, पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था कहीं भी आने जाने के लिए, लेकिन अब जो है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अब उसे जो है जिसके यहाँ वो काम कर रहा है उससे पूछकर ही कहीं भी वो जा सकता है या छुट्टी लेकर ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसकी जो आज़ादी है वो एक तरीके से छिन चुकी है। तो इसीलिए वो खुश नहीं है अकॉर्डिंग टू नरेटर, यानी लेखिका के अनुसार जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है उस जॉब से। यहां पर जो है हमारा पहला पार्ट सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट जो कि मैंने आपको बताया मुकेश से रिलेटेड है, उसमें आई कैन ऑल्सो ड्राइव कार, ये टॉपिक दिया गया इसको कि मैं भी कार चला सकता हूं।
नरेटर कहती है कि एक बार उसे इसी तरीके से, जैसे वो दिल्ली आई थी, ऐसे ही घूमने के लिए वो फिरोजाबाद पहुंची। फिरोजाबाद आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते होंगे, सुना होगा, कांच की चूड़ियों के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, ग्लास बैंगल मेकिंग के लिए बड़ी फेमस जगह है इंडिया के अंदर। बड़े लेवल पर वहां पर जो है ग्लास बैंगल मेकिंग का काम होता है और पुश्तैनी चला आ रहा है ये काम जो है। तो एक बार फिरोजाबाद लेखिका पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात जो है मुकेश नाम के लड़के से होती है, जो उसे इंसिस्ट करता है अपने घर चलने के लिए। जब नरेटर जाती है उसके घर तो उसे पता चलता है कि वो एक ग्लास बैंगल मेकिंग फैमिली से ही रिलेटेड है। और इसमें वो पहले इंट्रोडक्शन के अंदर नरेटर बताती है कि वहां पर जो है मोस्टली लोग जो है ग्लास बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती आसानी से। दे आर अनेबल टू गेट द 2 times मील प्रॉपरली, येट दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर वर्क। दे आर लिविंग अ मिजरेबल कंडीशन, दे आर लिविंग इन अ मिजरेबल कंडीशन एंड देयर लिविंग कंडीशन वाज आल्सो वर्स। जब लेखिका उसके साथ साथ जाती है उसके घर तो देखती है कि लोगों के घर बहुत छोटे छोटे हैं, गंदी परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, नालियों का पानी घरों में घुस रहा है, अंधेरी गलियां हैं, गोबर की बदबू आ रही है, कई तरह का स्मेल है वहां पर। ऐसी परिस्थितियों में वो रह रहे। तो वहां पर वो मुकेश के साथ उसके घर जाता है, जहां उसकी दादी, उसके परिवार के और लोग भी होते हैं। तो वहां पर वो उनसे पूछती है कि क्या आप लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाती है इसमें? तो कहते हैं नहीं, बस बड़ी मुश्किल से जो है काम चल रहा है, बड़ी मुश्किल से जो है जीवन का गुजारा होता है, इतने पैसों से जो है सही तरीके से सरवाइव करना मुश्किल है हमारे लिए। तो नरेटर उसको कहती है कि भाई आप लोग काम को चेंज क्यों नहीं करते? तो कहती है नहीं देखो, हमारे यहाँ जो है पुश्तैनी ये काम चला आ रहा है, इसके दादा परदादा, हमारे दादा परदादा इसी काम को करते आ रहे हैं, इसलिए हम अपने इस काम को बदलना नहीं चाहते। लेकिन लेखिका को पता चलता है कि वहां पर जो मिडिल मैन है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ऑनर हैं और जो पुलिस है, ये सब मिलकर जो है उनका शोषण करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो लेखिका उनसे कहती है कि भाई आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते इसके खिलाफ, कि भाई आप लोगों को प्रॉपर पैसे मिलने चाहिए ताकि आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आप लोग भी अपना जीवन सही तरीके से जी सकें, आप लोग भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? तो वो बताते हैं कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है तो उनकी पिटाई भी होती है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है, इसलिए डर के मारे कोई आवाज नहीं उठाता। फिर लेखिका बताती है कि वहां पर ग्लास बैंगल मेकिंग में काम करने के कई नुकसान भी हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, औरों के लिए भी। वो देखती है कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे मोटे मोटे टीन के चश्मे लगे हुए हैं, काफी ग्लासेस लगे हुए हैं, जो कि आई साइट को वीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ी का काम जो है वो अंधेरे में होता है, अंधेरे में रोशनी एकाएक आंखों पे आती है, जिससे कि आंखों की रोशनी खराब होती है। दूसरा, भट्टी जलने के कारण स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती है, यानी उसमें स्किन खराब होती है, कई तरह के फुंसियां निकलना या कई तरह के और तरह की प्रॉब्लम्स आना, स्किन प्रॉब्लम का भी सामना जो है लोगों को करना पड़ता है इस जॉब के अंदर। और भी कई तरह के डिजीज जो है फैलते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजें वो कंक्लूड करती है, लेकिन उसको ये रियलाइज होता है कि ये लोग जो है फिर भी बदलने को तैयार नहीं है, फिरोजाबाद के लोग जो है अपने काम को बदलने के लिए तैयार नहीं है, इतना समझाने के बाद भी। लेकिन जब वो लौट रही होती है उसके घर से तो मुकेश से बात करती है, मुकेश से पूछती है कि तुम भी क्या बैंगल मेकिंग का काम ही करोगे? तो मुकेश बताता है, जो कि 13 ईयर का है बच्चा, वो उससे कहता नहीं, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। तो नरेटर उससे पूछती है क्या सोचा हुआ है? तो नरेटर को बताता है कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। तो लेखिका उससे कहती है कार चलाना कैसे सीखोगे तुम? तो कहता है मैंने पहले सोचा है कि मैं मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करूंगा और मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करके वहीं पर कार चलाना सीखूंगा। तो नरेटर कहती है वो दुकान तो दूर है यहां से, तुम कैसे जाओगे? तो कहता मैं रोज जाया करूंगा और सीखूंगा और एक दिन कार जरूर चलाना सीखूंगा। तब नरेटर कहती है कि ही इज अ डिटरमाइंड बॉय, वो एक पक्के इरादों वाला लड़का है, एंड ही वुड श्योरली फुलफिल हिज ड्रीम वन डे। एक दिन वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा, एक दिन वो कार चलाना जरूर सीखेगा। यहां पर ये दूसरा पार्ट खत्म होता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 चैप्टरों के मेन पॉइंट्स के साथ पूरी स्टोरी बताई। चैप्टर 1 द लास्ट लेसन एंड चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। हो सकता है मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स छूट गए हो शायद जल्दी जल्दी में बताने में, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश की है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से इन दोनों स्टोरियों को सुन लेते हैं तो आई थिंक जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप इसके आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं। ये स्टोरियां ऐसी हैं जिसे हम जल्दी माइंड से नहीं निकाल सकते, बहुत इजीली अपने माइंड में रखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि सभी को ये दोनों चैप्टर मेरे बताए स्टोरी के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरियां अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, औरों को भी सब्सक्राइब कराएं जिसके काम की ये वीडियो है। खैर, एक बार और वापस आते हैं अपने पॉइंट पर थोड़ा सा। आज की क्लास हमने डायरेक्ट शुरू की चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, लेकिन चलते चलते मैं कुछ पॉइंट फिर से दोहराऊंगा। हर वीडियो में बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है या है आपके लिए। स्पेशली मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि आप लोगों को OMR सीट को सही तरीके से भरना आना चाहिए। आप लोगों को OMR सीट में ज़्यादातर तो फिलअप्स ही आ रहे हैं, ज़्यादातर भरे हुए होंगे। सिर्फ मेन जो पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान रखना है, वो है ऑप्शंस के सिलेक्शन का। वैसे तो जब आप अपने पेपर के लिए जाएंगे तो वहाँ पर टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे पहले भी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इन क्लासेस के माध्यम से हर रोज़ 5 या 7 मिनट का टाइम निकालकर इस तरीके से आपको याद करा दूँ इस पॉइंटों को कि आप लोग जाते जाते भूल ही ना पाएँ। एक इस बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, बड़े काम की चीज़ है। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, यानी जो मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, जिसमें आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद अपने OMR सीट के पॉइंट पर आते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जब भी मैं कोई चीज़ याद करता था, एक बार मैंने कोई चीज़ याद की तो वो मेरे लिए लगभग कुछ घंटों तक याद रहती थी। यानी मैंने कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद किया इंग्लिश का ही, या कोई लेटर याद किया प्रॉपर तरीके से गाइड से या कहीं से भी, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ घंटे तक, शाम तक, सुबह याद किया तो शाम तक मुझे याद है। लेकिन अगर मैंने शाम को भी एक बार सोने से पहले उसको रिपीट कर लिया, लिख कर देख लिया या रिवाइज कर लिया कि कहीं मैं कोई लाइन तो नहीं भूला हूं, अगर मैंने दोबारा उसको रिवाइज कर लिया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2-3 दिन तक वो मेरे माइंड में है, 2-3 दिन तक तो है अच्छे तरीके से कि मैं उसको कभी भी बोल सकता हूं, सुना सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर मैंने उसी लेटर को या क्वेश्चन को जो मैंने याद किया है उसको मैंने उन 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, लिख कर देख लिया कि कहीं मैं भूला तो नहीं हूं, तो वो 1 हफ्ते के लिए मेरे माइंड में बैठ गया, 10 से 15 दिनों के लिए हमेशा। और अगर मैंने उन 15 डेज में भी और भी चीजें याद कर दी, ऐसा नहीं है एक ही चीज को करते थे, एक चीज याद की, दूसरी भी याद की, तीसरी भी की, तीनों को याद रिवाइज किया, फिर 2-4 दिन के बाद तीनों को रिवाइज किया, इन्हें छोड़ दिया, फिर अगले को याद किया, उनको रिवाइज किया। इसी तरीके से मंथ के एंड में सबको लिख के देखा एक साथ कि कितने याद है, जो भूल रहे होंगे उसको एक बार रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया। ऐसा करने से 15-20 दिन तक प्रैक्टिस करने से मैंने ये रियलाइज किया वो चीजें हमेशा के लिए मेरे माइंड में बैठ गई। यानी मैं वो सालों साल तक नहीं भूल पाया। फिर अगर मैंने प्रैक्टिस से उसको बार बार किया, करके देखा, याद करके देखा, तो उससे क्या हुआ कि वो परमानेंटली मेरे माइंड में बैठ गए। जब पेपर होते थे तो मुझे ऑलरेडी रटा होता था, पूरा लेटर हो या आर्टिकल हो या कोई सा भी चैप्टर हो। तो इसी तरीके से अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि OMR के बारे में जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मेरा पर्पज यही है, एक बार सुनकर, 2 बार सुनकर, 3 बार सुनकर, बार बार सुनकर आपके माइंड में पेपर तक जाते जाते ये बात रट जाएगी कि OMR में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बता देता हूं एक बार फिर से क्विक ग्लांस में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि भाई OMR सीट के अंदर नाम वगैरह तो आपको पता ही है। आप सभी लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने 10th का भी बोर्ड पहले दिया है, इसलिए आपको पता है कि क्या क्या फिलअप्स होते हैं, किन किन चीजों को हमें फिल करना होता है। मेन पॉइंट है आंसर सिलेक्शन का। जो ऑप्शन आपके पास होगा, जैसे 1 to 60 क्वेश्चन पॉइंट होंगे, उसमें आंसर फिल करते समय जो आंसर आपने सिलेक्ट किया है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सी सिलेक्ट किया है, तो उसको साथ साथ स्टार वाले बॉक्स में भी लिखना है। लेकिन प्यारे बच्चों, उस सी को तब लिखना है जब आप पूरी तरह से फाइनल हैं कि आपका वो सी आंसर है।
कभी कभी क्या होता है कि हमने पहले तो सी को डार्क कर दिया, लेकिन बाद में हमने जब रियलाइज किया, याद किया, रिवाइंड किया, पूरी मेमोरी को जो है याद करने की कोशिश की, तो मैं याद आया यार पॉइंट तो गलत सा लग रहा है, सी नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर आपने स्टार वाले बॉक्स में कुछ नहीं भरा हुआ है, भले सी वाला सर्कल डार्क कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सी वाले को कट भी नहीं करना, भरा रहने दो। सिर्फ आप स्टार वाले बॉक्स में अपना आंसर डी लिख दो, लेकिन ये डी तभी लिखना है जब आप पूरे फाइनल हो, काट पीट नहीं करनी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सी वाले पे कट लगा दिया, डी को डार्क कर दिया, उसके बाद बॉक्स में डी लिख दिया, नहीं, सी को रहने दो भरा हुआ। लेकिन अगर आपने स्टार वाले बॉक्स में डी लिख दिया है तो आपका आंसर डी काउंट होगा डियर स्टूडेंट्स, डी को ही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जितने भी क्वेश्चनों का आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, ऑप्शनल चॉइस जितनी है सेक्शन वाइज ए बी सी डी में, उनका सिलेक्शन जरूर पहले कर लें और हैशटैग वाले बॉक्स में जो सर्कल होगा उसको डार्क कर दें कि आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। पूरा फालतू क्वेश्चन ना करें, जितने सेक्शन वाइज कहे गए उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चनों के ऊपर आप 100% श्योर हैं कि आपका वो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा काट पीट ज्यादा नहीं करनी, आराम से 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम का यूज करना है ये सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने और कौन से करने, और साथ ही साथ ये भी देख लेना कि किस क्वेश्चनों के ऊपर आप 100% श्योर है। जिस पर आप 100% श्योर है उसे आप स्टार वाले बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें। ए अगर आपका ठीक है तो ए लिख दें, बी आपका ठीक है तो बी लिख दें, और अगर आप श्योर नहीं है तो तब तक डार्क कर लें। लास्ट में एक बार रिवाइंड करके देखें कि कौन सा छूट रहा है और उसमें देख ले कि आपका बी आपने टिक किया, ठीक है तो बी लिख दो। नहीं, अगर आपको लग रहा नहीं मुझे चेंज करना है, सी करना है, तो आप स्टार वाले बॉक्स में बी में कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई काट पीट नहीं, कोई सी को डार्क सर्कल नहीं करना, सिर्फ बॉक्स के अंदर स्टार वाले बॉक्स के अंदर आप सी लिख दो तो आपका आंसर सी माना जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे पहले ठीक होते हैं बाद में सी करके गलत कर लेते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, कभी कंफ्यूज ना हो। जिस बात पर आपका मन जवाब दे रहा है कि आप दिल से सोच रहे हैं कि यही सही आंसर है, उसके साथ टिके रहें, बहकावे में ना जाए। कभी कभी ये होता है कि दूसरों से पूछने में हम अपना सही सवाल आंसर भी गलत कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपका आंसर ठीक है जो आप सोच रहे हैं, तो आप उसी पर रहें, आप दूसरे आंसर की तरफ ना जाएं, किसी और के कहे आंसर की तरफ ना जाएं। मेरी यही एक सलाह है आप लोगों से। तो ये OMR सीट के बारे में बार बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं आप लोगों से, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, टाइम बहुत कम है। आगे अगली वीडियो में कल के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बाकी के चैप्टरों की स्टोरियां पहले बताऊंगा, उसके बाद हम बी सेक्शन पर आएंगे। इन 2 से 3 दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी कोर्स है उस सभी को एक बार रिपीट जरूर कराएं। लेकिन चलते चलते एक बार और फिर से, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हुए हो, तो मैं आप लोगों से भी एक मांग करता हूं, मैं आप लोगों से मांग करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको बेल आइकन को दबाकर, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जितना हमने कवर किया इसको आप लोग रिवाइज करें। अगली क्लास में, कल की क्लास में हम मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए नजरिए के साथ, और पूरी तैयारी के लिए हम तैयार हैं। टर्म 1 के लिए आप भी तैयार रहें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। गुड इवनिंग टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।